जो खास करके मिलेट्स हैं, इनमें नई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई। जैसा कि गेहूं धान में नई टेक्नोलॉजी आई, वैरायटी नहीं आई, जर्म प्लाज्म का इस हमने पहचान करके उनके ऊपर ट्रायल शुरू किए हैं। अच्छा दिखता है कि अच्छा उत्पादन इसमें जो अभी वर्तमान में प्रजातियां चल रही हैं, तो उनका चिन्हीकरण करके जो विभिन्न स्तरों पर ट्रायल चलते हैं उसमें भेजे गए हैं। बड़े पैमाने पर जो मिलेट्स का एक प्रोजेक्ट पूरे बुंदेलखंड में बढ़े, वो भी विचाराधीन है और जल्दी उसकी भी हम शुरुआत कर रहे हैं। क्रमशः प्राकृतिक खेती की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। पहले से रसायन का प्रयोग कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बुंदेलखंड के किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या आती है संसाधनों की। फिर चाहे बात हो यहाँ पर पानी की कमी की या मिट्टी से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसको लेकर। ऐसे में जो मिलेट्स की खेती है वो किसानों के लिए एक तरह से वरदान की तरह यहाँ पर साबित हो रही है और लगातार इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। आखिर बुंदेलखंड के किसानों के लिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे यहाँ पर उनकी दशा दिशा बदल सके, ये आज हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह जी से इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर ये बताइए, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, एक यहाँ के लिए कहावत भी कही जाती है कि गगरी न फूटे खसम मरी जाए, क्योंकि पानी की इतनी घोर समस्या यहाँ पर आज भी कई क्षेत्र हैं, भले तमाम प्रयास हुए। खेती के लिए पानी भी ज़रूरी, मिट्टी भी। ऐसे में अगर बात की जाए क्षेत्र की, तो किस तरह से आपको लगता है किसानों की दशा बदल सकती है? देखिए, झांसी जो पूरे बुंदेलखंड मंडल में आता है और बुंदेलखंड का क्षेत्र ही जो एक तरह से परिभाषित है कि वर्षा कम होती है, मिट्टी कम उपजाऊ है और उबड़ खाबड़ है, पानी का ठहराव होता नहीं है। तो ऐसे में वैसी खेती जिसमें पानी कम लगती हो सर्वथा उपयुक्त रहेगी यहाँ के लिए। और उसमें यदि मिलेट्स को देखें या मोटे अनाज को या पोषक अनाज को, जो आजकल हम कहते हैं श्री अन्न के रूप में भी इसकी मान्यता हुई है, तो ये सर्वथा अनुकूल है यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, पानी को भी देखते हुए, मिट्टी को भी देखते हुए और किसानों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको भी ध्यान में रखते हुए। मिलेट्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक विशेष योजना लाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलेट एक वर्ष के रूप में घोषित किया 2023 को। बहुत सारे कार्यशालाएँ हुई, विचार विमर्श हुए और तमाम तरह की स्कीम्स भी भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से आई है। उसका फ़ायदा ये है कि इसके अंतर्गत क्षेत्रफल तो बढ़ा है, लेकिन जो ज़्यादा बदलाव आया है वो जो प्रति हेक्टेयर उपज है उसके ऊपर ज़्यादा अंतर आया है। क्योंकि देखा यह गया है कि जो खास करके मिलेट्स हैं, इनमें नई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई। जैसा कि गेहूं धान में नई टेक्नोलॉजी आई, वैरायटी नहीं आई, किसानों ने उसको स्वीकार किया और उत्पादकता कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। उपज भी बहुत बढ़ी, पूरे देश का उत्पादन बढ़ा और आज हम खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर हैं। तो ऐसा मिलेट में जो तकनीकी गैप था, वो तकनीकी गैप भरने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने भी प्रयास किया, राज्य सरकारों ने भी प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश ने विशेष जो 2023 की स्कीम पूरे देश में चली, तो उसका जो मूल भावना थी और जो उसका लाभ एक वर्ष मिला वो ख़त्म ना हो, दूसरे वर्ष भी रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष स्कीम मिलेट्स के ऊपर इन्होंने चला रखा है। उसके परिणाम ये हैं कि बुंदेलखंड में तमाम ऐसे समूह हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, जो कि मिलेट्स के ऊपर कार्य कर रहे हैं। FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि किसान इधर जुड़ने लगे हैं। और जो जुड़ाव का एक दूसरा कारण ये है कि मिलेट्स को एक पोषक अनाज के रूप में मान्यता मिली है और जो खास करके संपन्न वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कि एक विचार सृजित करता है समाज के ऊपर, उन्होंने भी जब इसकी गुणवत्ता को देखा तो और परखा, और जब वैज्ञानिकों ने इसको सबके सामने रखा, तो उस वर्ग ने भी, जो एक वर्ग है जो कि कहा जाता है कि ज़्यादा बुद्धिमान है देश में, उन्होंने भी इसको बड़े पैमाने पर अपनाना शुरू किया। और विशेषकर शहरों में, गाँव में तो पहले से लोग खाते थे, लेकिन शहरों में इसको खाने का प्रचलन बढ़ा है और हर व्यक्ति प्रयास करता है कि प्रतिदिन या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ज़रूर मिलेट्स का कोई ना कोई उत्पाद हमको मिले। और जो अन्य बिस्किट्स वगैरह हैं और उसके और जो उत्पाद हो सकते हैं, वो सब तरह के उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध होने लगे हैं। सर आपने बात की नई किस्मों की,
तो ये जो नई किस्मों की जब बात आती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही लोग के कंधों पे आती है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे संस्थान है जहाँ पर पढ़ाया भी जाता है, शोध भी किया जाता है। तो अब झांसी कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो इन नई किस्मों पर कितना काम चल रहा है? देखिए, झांसी जो कृषि विश्वविद्यालय है 2014 में बना है, और जो यहाँ की परिस्थितियों में जो जर्मप्लाज्म अच्छा कर रहा है उसका हमने एक पहचान किया है। तमाम तरह के स्पीसीज का और जर्मप्लाज्म का इस हमने पहचान करके उनके ऊपर ट्रायल शुरू किए हैं। और जो प्रॉमिजिंग लाइन्स हैं, मतलब जिसमें अच्छा दिखता है कि अच्छा उत्पादन इसमें जो अभी वर्तमान में प्रजातियाँ चल रही हैं, तो उनका चिन्हीकरण करके जो स्टेट लेवल पे या राज्य स्तर के ऊपर जो विभिन्न स्तरों पर ट्रायल चलते हैं उसमें भेजे गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजे गए हैं। और जैसे ही चारों तरफ से ट्रायल्स के रिजल्ट आते हैं तो उन प्रजातियों को विमुक्त किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा पूरे किसानों के लिए। ये काफ़ी अच्छी फसल दिख रही है हमें सावा की इस समय। ये जो इस समय आप देख सकते हैं कि सावा के ये और कोदो के खेत में हम लोग खड़े हैं, सावा और कोदो। तो ये दोनों फसलें चूँकि जून के अंतिम सप्ताह में बोई गई थी, इनका विकास अच्छे रूप में है। और किसान आकर के जब देखते हैं कि कुछ हो रहा है तो उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह का मॉडल हमने इस्टेब्लिश करने का प्रयास यहाँ पे किया है पूरे विश्वविद्यालय में। और ख़ास करके यहाँ के जो बुंदेलखंड के किसान हैं कि आएँ और देखें कि कौन प्रजातियाँ कितना अच्छा कार्य कर रही हैं और उनसे उत्पादन कैसे अधिक लिया जा सकता है। हमने प्रसंस्करण की भी इकाई यहाँ पे स्थापित की है, और एक बड़े पैमाने पे जो मिलेट्स का एक प्रोजेक्ट पूरे बुंदेलखंड में बढ़े वो भी विचाराधीन है, और जल्दी उसकी भी हम शुरुआत कर रहे हैं। 3 तरह की चीज़ों पे बात ज़्यादा होती है, रासायनिक खेती, फिर जैविक खेती, अब प्राकृतिक खेती। किसान जो है वो कई बार खुद कंफ्यूज होता है कि हम तीनों में किसको अपनाएं। उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि 3 विकल्प हैं, रासायनिक खेती भी है, जैविक खेती भी है, प्राकृतिक भी, और कई प्रयोग खुद किसान भी करते हैं अलग अलग जगह। देखिए, जो सरकार का भी मंतव्य है कि अगले 1 साल 2 साल में 1 करोड़ किसानों तक प्राकृतिक खेती पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, और करीब 12 करोड़ किसान हैं देश में। तो सरकार भी इस बात को मानती है कि जो रासायनिक खेती है तुरंत नहीं हट जाएगी, क्रमशः इसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। किसान का फ़ायदा किस में होगा ज़्यादा? देखिए, फ़ायदा एक तो आर्थिक दृष्टिकोण है, केवल आर्थिक दृष्टिकोण है। एक मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है और प्रकृति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है। तो यदि टोटलिटी में देखते हैं कि मनुष्य के लिए भी फ़ायदा हो और पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, तो उसमें पहले दृष्टि में कोई भी कह सकता है कि रासायनिक खेती अच्छी है। रासायनिक खेती नहीं, पर्यावरण और उसके स्वास्थ्य को देखते हुए जो प्राकृतिक खेती है वो अच्छी है। लेकिन जहाँ तक आर्थिक दृष्टिकोण है उसको जब ध्यान में देखते हैं तो कई जगहों पर जहाँ पर रसायनों का प्रयोग बहुत है और उत्पादकता का लेवल बहुत हाई है, तो वहाँ पर तुरंत प्राकृतिक खेती से शायद उतना लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें किसान हिचकते हैं। तो इसीलिए सरकार का भी मंशा है कि क्रमशः प्राकृतिक खेती की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, और उन क्षेत्रों में जहाँ पर पहले से रसायन का प्रयोग कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, और वैसा क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। और बुंदेलखंड भी हमें लगता है ऐसे ही एक क्षेत्रफल में आता है। और दूसरा ये है कि आज भी 45% क्षेत्र भारत देश में ऐसा है, 45 से 50%, जहाँ मतलब असिंचित खेती है, जहाँ पे सिंचाई के साधन पूरी तरह से नहीं है। तो जहाँ पर भी सिंचाई के साधन पूरी तरह से नहीं है वहाँ पर आप देखेंगे रसायनों का प्रयोग किसान कम करते हैं। इसीलिए जो ऐसे प्रदेश हैं, खास करके आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है या उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जहाँ पर ज़्यादातर वर्षा आधारित खेती है, तो रसायनों का प्रयोग कम है। इसीलिए बुंदेलखंड ज़्यादा मुफीद है, उपयुक्त है प्राकृतिक खेती के लिए, वो किसान इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ केवल एक ही फसल है जो कि आगे बढ़ रही है खरीफ में, और वो है मूंगफली। उसके अंदर 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल आ चुका है, और बाकी क्षेत्रफल खाली पड़ा हुआ है। कई लाख हेक्टेयर ज़मीन है यहाँ पर खरीफ के लिए। आपने मूंगफली की बात की, मेरे ख्याल से मूंगफली की ही लगी हुई है फसल। हाँ, और ये प्राकृतिक खेती का ही एक उदाहरण भी दिख रहा है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मूंगफली की फसल खड़ी है, और ये प्राकृतिक खेती का ही हमारा खेत है जिसमें कि मूंगफली की खेती की जा रही है। और इसमें मल्चिंग भी दिखाई दे रहा है, आच्छादन जिसको कहते हैं, और खरपतवार भी नहीं है। तो जो बार बार प्राकृतिक खेती में चिंता लोगों की रहती है कि खरपतवार बहुत सारा हो जाएगा और रसायन के प्रयोग के बिना नहीं ख़त्म होगा, तो यदि आच्छादन इस तरह का करते हैं तो खरपतवार भी नहीं आते हैं और कम आते हैं, जो कि फसल अपने आप जब विकास कर जाएगी
तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, आप मूंगफली की बात कर रहे थे, तो एक फसल वो भी देखी हमने जो प्राकृतिक खेती में आप लोगों ने बनाया है, और एक ये हम देख रहे हैं, ये बेड्स बना के आप लोग कर रहे हैं, जबकि हम देखते हैं जो किसान है आमतौर पे पूरा एक वो हाई डेंसिटी, बस वो घनत्व देखता है ज़्यादा, तो इससे क्या कोई फ़ायदा है विशेष? ये सोच समझ करके इस प्रयोग को हम लोगों ने यहाँ पर किया है कि चौड़े चौड़े बेड बनाए हैं। आप देखेंगे कि बेड पे 4 या 5 लाइनें मूंगफली की लगाई गई हैं। तो ये इसलिए किया गया कि एक तो जब बारिश आती है तो मूंगफली को बहुत नुकसान करती है, और बुंदेलखंड में इधर कई वर्षों से देखा गया है कि बारिश एक बार में ही 150 mm 200 mm 2-3 दिनों में होती है। तो उसमें जो भी फसलें हैं, खास करके जो तिलहन की हैं, दलहन की हैं, वो एक तरह से ख़त्म सी हो जाती हैं। तो ये प्रयोग किया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जमाव भी अच्छा है और खरपतवार भी नहीं है। दूसरा, इसमें हर 5 लाइन के बाद एक लाइन बनी, एक नाला सा पतला बना हुआ है इरिगेशन ड्रेनेज चैनल के रूप में। जब बारिश अधिक होगी तो इससे बाहर निकल जाएगी और फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें कीड़े और बीमारियों को भी लगने की संभावना कम है, क्योंकि पानी का जमाव उसमें है नहीं, तो बीमारियों से भी बचत होगी इसकी। अच्छा जमाव हुआ है और अच्छा उत्पादन भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और किसानों को ये बताने के लिए कि आखिर जो ये बात कही जाती है कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े, तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो आपने यहाँ पर जाना प्रोफेसर सिंह से कि किस तरह से किसान जो है, एक तो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के हिसाब से फसलों का चयन करे, पानी जहाँ कम है तो उन फसलों को चुने जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। दूसरा, पशुपालन, अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को साथ में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो आमदनी है बढ़ेगी और उनके हालात भी सुधरेंगे। तकनीक का इस्तेमाल, जैसा अभी बताया कुलपति जी ने, कि बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल करके वो कम जगह पर अधिक उत्पादन ले सकते हैं, कम जगह पर बेहतर काम वो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को अगर किसान अपनाते हैं तो एक जो समृद्धि के द्वार हैं वो निश्चित रूप से खुलेंगे। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।